India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया की नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 9 बजे हाफ एन आवर के लिए अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं डेली एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो दोस्तों, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप एग्जाम के अंदर काफी ताबड़तोड़ नंबर लेके आने वाले हो, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलिवेंट क्वेश्चन है जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, रेगुलर हर एक सब्जेक्ट को जो है वो देखते रहिए। डेली एक सब्जेक्ट है जो कि मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बात करें, मंडे को मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आज ट्यूसडे है तो आज मैं पॉलिटी लेके आया हूं, कल आपके लिए ज्योग्राफी लेके आऊंगा। थर्सडे को इको के जो क्वेश्चंस है वो करवाने वाला हूं, और फ्राइडे को जो है हम लोग टेस्ट है जो कि करने वाले हैं। समझ गए? तो आज है ट्यूसडे, तो आज पॉलिटी के महत्वपूर्ण सवाल है जो कि करने वाले हैं, डिटेल में करेंगे। हर एक क्वेश्चन से 4 सवाल बनाएंगे, देखेंगे क्या सवाल पेपर में पूछा जा सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन है और उस टॉपिक से रिलेट हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात? चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। साथ में वीडियो को शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे, ताकि सारे बच्चे जो है इसको ज्वाइन कर सके। टेलीग्राम की बात आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सारे नोट्स पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएगी। ठीक है ना? लोकेश कुमार पूछ रहे हैं कि हर्ष सर की क्लास नहीं हुई क्या? अरे भाई, हर्ष सर की क्लास नहीं हुई इसलिए क्लास टाइम पे हो गई है। ठीक है ना? अगर हर्ष सर की क्लास होती तो ये क्लास 9:10 के ऊपर होती। ओके, तो आज हर्ष सर की तबीयत खराब है, इसकी वजह से आज उनकी क्लास नहीं हुई, इसलिए ये वाली क्लास आज टाइम पे हुई है, क्योंकि हर्ष सर जाते हैं तो फिर मेरी क्लास यहाँ पे होती है। ओके, चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों। अगर आपने एनटीपीसी का, अगर आपको बूस्टर ज्वाइन करना है या फिर अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, ग्रुप डी का, साथ में एनटीपीसी का जिसमें 111 टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे एजुकेटर के सारी क्लासेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, वाईफाई टेस्ट है जो कि रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। वाईफाई टेस्ट यूज करके दोस्तों आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा और आप सारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले सवाल के साथ में। मौलिक कर्तव्यों क्या उल्लेख निम्नलिखित में से किस में है? बताइए भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। जल्दी से बताओ भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता दो। ठीक है, आंसर यहां पे क्या आ जाएगा? देखो भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में और भी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले तो बात तो दोस्तों की कलर कर लेते हैं इसका येलो, ताकि आपको दिख जाए। पहली बात तो कि इसको ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड है, जो कि किया गया था। कब किया गया था भाई? 1976 में किया गया था। कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की जो है वो रिकमेंडेशन थी, जिसके द्वारा इसको एड ऑन किया गया था। समझ गए? हमने कहां से लिया है? एक और सवाल आता है, तो हमने इसको यूएसएसआर से दोस्तों लिया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? देखो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन होती है ह्यूमन राइट्स की, तो एक्चुअली के अंदर क्या है दोस्तों कि आर्टिकल है 29(1) किसका भाई? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। तो उसके तहत जो है हमने इसको इंक्लूड है, जो कि हमारे संविधान के अंदर किया है। समझ गए? कई सारे देशों के अंदर ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन को लेकर बात करी गई है आर्टिकल 21(a) के अंदर, जिसके तहत पूरी दुनिया के लोग जो है ना इसको इंक्लूड करते हैं। समझ गए? और हाँ, साथ में जब ये बना था तब ओरिजिनली कितनी थी भाई? 10 हुआ करती थी ओरिजिनली। फिर बाद में एक और ऐड करी गई दोस्तों, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा,
ठीक है, ये वाली कौन सी थी? ये थी राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। समझ गए? तो इस तरीके से दोस्तों टोटल जो है हमने यहाँ पे कितनी हो गई है भाई? 11 है जो कि हमारे यहाँ पे हो गई है। 6 तो है पॉजिटिव और 5 है जो कि नेगेटिव ड्यूटीज है। समझ गए? एक बात और ध्यान रखिएगा, 5 तो है, 6 तो है हमारी पॉजिटिव ड्यूटीज कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और 5 जो है वो नेगेटिव ड्यूटीज है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस तरीके से। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ओके, आर्टिकल 51 ए के तहत इसको इंक्लूड, आर्टिकल कौन सा है भाई हमारा? आर्टिकल 51 ए के अंदर इसको इंक्लूड है, जो कि किया हुआ है। पार्ट कौन सा है हमारा? चौथे का ए है। अभी देखो कितने सारे क्वेश्चंस है जो कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज से बन सकते हैं। समझ गए मेरी बात? कितने सारे क्वेश्चंस है जो कि आपके यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पेपर में सवाल आपसे कोई सा भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। मिताली पूछ रही है कितने क्वेश्चन हो गए? अरे भाई मिताली, पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। आज आप लेट आए हो, मैं पहले जल्दी आया हूं आज। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? ये तो मैं आपको आंसर बता चुका हूं, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये तो आपको बता ही चुका हूं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लेख में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? बताओ भाई, रिलीजियस फ्रीडम जो है वो किसके अंदर मिलती है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 14 से 18 जो हमारे आर्टिकल है वो क्या बोलते हैं भाई? इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। 19 से जो 22 है वो हमारे फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों 23 और 24 ये किसके? एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बात करते हैं। उसी प्रकार से 25 से 28 जो है ये हमारे रिलीजियस को लेकर बात करते हैं। और 29 और 30 जो है दोस्तों ये हमारे माइनॉरिटीज के लिए जो है बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा दोस्तों? रिलीजन के बारे में, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25 से 28 है जो कि आपका सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। समझ गए? इस तरीके से आपको फंडामेंटल राइट्स है वो सारे के सारे याद करने दोस्तों। आर्टिकल 12 से ठीक है 34 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि 12-13 तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ना सारे के सारे, इसमें एक 32 और ऐड कर लो, ये सारे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको सारे आर्टिकल पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के। समझ गए? आपके भी काम में आएंगे, जीवन में काम में आएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अब यहाँ पे अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को? बताओ भाई, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, बिहार पुलिस में भी आएगा, यूपी पुलिस में भी आएगा, सारी पुलिस के एग्जाम में आएगा। बलदाव को रट गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? जब हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की तो अनुच्छेद 17 को लेकर हम बात करते हैं। समझ गए मेरी बात? 17, ये देखो 14 से 18 के बीच में 17 वाला कौन सा है? अनटचेबिलिटी को लेकर। बिल्कुल सही जवाब है आपका यहाँ पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित लेखों में से किस समूह में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है? बताओ भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी किसके अंदर है? जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? चलिए, बहुत सही जवाब है यहाँ पे काफी सारे बच्चों का दोस्तों। आंसर आ रहा है यहाँ पे 36 से 51। देखो दोस्तों, हमारा जो पार्ट 1 है उसमें 1 से लेकर 4 है। ठीक है, हमारा जो भाग 2 है उसमें 5 से 12 है, 5 से लेकर 11 के बीच में है। उसी प्रकार से जो हमारा पार्ट 3 है उसमें 12 से लेकर 35 है। और जो पार्ट 4 है वो है 36 से लेकर 51। समझ गए? इसके अंदर स्टेट के बारे में बताया हुआ है, इसके बारे में सिटीजन के अंदर है दूसरे वाले में। ठीक है, तीसरे वाले में आपकी क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और चौथे वाला क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों 4 के बारे में, यानी कि 36 से 51 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? चलो ठीक है, और उसके बाद में पार्ट जो 5 आता है वो आता है आपका यूनियन के बारे में। फिर 6 आता है वो आता है स्टेट के बारे में, एंड सो ऑन। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को निर्देशित किया गया है? जल्दी से बताओ भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बता दो भाई। आंसर क्या होगा?
बताओ। यानी कि सारे पूरे देश में सेम कानून है जो कि होना चाहिए, कोई हिंदू लॉ नहीं होना चाहिए, कोई मुस्लिम लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंदू पर्सनल लॉ जो है वो 1956 के अंदर बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। जल्दी से बताइए। गोवा ने दोस्तों एकमात्र राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि लागू करा हुआ है। पोर्चुगीज सिविल कोड है वहां पे लागू, पोर्चुगीज सिविल कोड है जो कि 1867 के टाइम पे गोवा के अंदर लागू किया गया था। गोवा में, पूरे देश में नहीं है, ठीक है। कोई भी मुस्लिम पर्सन गोवा में 2 शादी नहीं कर सकता है, और कोई भी मैरिड कपल जो होता है वो इक्वल प्रॉपर्टी शेयर करेगा, डिवोर्स होता है तो। जो पर्सनल लॉ है ना, उनको रिप्लेस करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि कस्टम के ऊपर है ना, उनके ऊपर बने हुए होते हैं, ठीक है। जल्दी से बताइए। इंडिया के अंदर क्या है दोस्तों कि 4 तरीके के बिल आपको देखने को मिलते हैं। एक तो हिंदू मैरिज एक्ट होता है 1955, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है 1956 होता है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट होता है 1956 में ही है वो भी, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट होता है 1956। इसी तरीके से मुस्लिम के भी पर्सनल लॉ होते हैं, ठीक है। शारत लॉ सुना होगा ना आपने, शारत लॉ होता है जो कि आपके 1937 में बना था। तो इन सबको मिलाकर एक करता है कौन सा, अनुच्छेद 44, ठीक है। आर्टिकल 44 के अंदर इसके बारे में मेंशन किया हुआ है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से महिलाओं को राइट मिलता है इक्वलिटी का, ओके। सभी लोगों को बराबर मेंटेनेंस, डिवोर्स के केस में, बच्चों के कस्टडी में, अडॉप्शन के अंदर, ठीक है। शाहबानो केस के अंदर काफी बार इसमें बात हुई है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। समझ गए मेरी बात। सबको अपने वोट बैंक की चिंता है। आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित फैसलों में से किस में कहा गया है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते हैं? बताओ भाई। जब अभी ट्रिपल तलाक हुआ था ना, ट्रिपल तलाक आया था, ट्रिपल तलाक को इनवैलिड प्रूव किया था, उसके बाद लगा था कि भाई गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि लेके आने वाली है, मतलब समझ रहे हो। लेकिन पता नहीं बीच में ये कैब वैब कहां से आ गया, मतलब बीच में ये पता नहीं कहां से। बाकी देश की रिक्वायरमेंट थी कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए, ओके। और लग भी रहा था कि भाई ट्रिपल तलाक के बाद में अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो कौन सा होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही होगा। लेकिन वो तो पता नहीं कहां खो गया, बीच में पता नहीं कुछ और ही आ गया। चलो भाई आंसर बताओ भाई कौन सा होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये कौन से केस में बताया गया था? ये बताया गया था दोस्तों मद्रास बनाम राज्य में चमकम जो केस था, चपकम केस था, उसके अंदर बताया गया था कि आप फंडामेंटल राइट्स दोस्तों सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, उसके बाद ये होते हैं। समझ गए। चलो, चुनाव आयोग के लिए जिला स्तर पर जिला यहां पे, ठीक है, रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कौन ने कार्य करता है? बताइए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कौन बनता है इलेक्शन कमीशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर? यार देखो, केस के बारे में डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। कभी एक काम करेंगे, जितने भी महत्वपूर्ण केसेस है ना हमारे भारत के इतिहास के, वो सारे एक बार क्या डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अगर अभी मैंने इस केस के बारे में डिस्कशन चालू कर दिया ना, तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट तो इसी एक क्वेश्चन में निकल जाएंगे। तो कभी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए जिसमें सारे महत्वपूर्ण केसेस के बारे में डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है गाइज। आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे डीएम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताओ भाई। अभी जो है ना अपने अरोड़ा जी, राजीव अरोड़ा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा, सॉरी सुनील अरोड़ा जी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनकी नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। काफी सारे बच्चों का यहां पे आंसर बिल्कुल सही आ रहा है गाइज। हाँ, रिटायरमेंट की उम्र होती है 6 साल या फिर 65 ईयर, 6 ईयर या फिर 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए
वो है इनकी रिटायरमेंट की उम्र। एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ध्यान देने वाली वो है, चलो ये तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम ही अपॉइंटमेंट करने का है और उनका काम रिबन काटना, फीते काटना, ये सब करना, अपॉइंटमेंट देना, ये सब काम करने का काम है। चलो ठीक है, ये तो आपको मालूम है। इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ पे क्या है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, इनको तो हटाया जाएगा पार्लियामेंट में इंपीचमेंट के द्वारा, लेकिन जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर होंगे ना, इनको हटाने में इंपीचमेंट नहीं करनी होगी। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन देता है, रिकमेंड करता है कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, भाई साहब इनको निकालना चाहिए, तो उनको निकाल दिया जाता है। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो ये बात आपको बड़ी ध्यान रखनी है कि इलेक्शन कमीशन को महाअभियोग नहीं चाहिए होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए महाअभियोग है जो कि चाहिए होता है। समझ गए? चलो भाई आगे बात करते हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको देता है? बताओ भाई। जल्दी से बताओ। यहां पे देखो, बताओ यार। देखो सीएम वैसे इस्तीफा देता नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब है जब बिल्कुल सिर पे बात आ जाती है ना, तब जाके इस्तीफा देता है, वरना सीएम ऐसी पोजीशन है जो कि चिपका रहता है। मतलब एक चाहे साम दाम दंड भेद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो मतलब सीएम की पोजीशन छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। समझ रहे हो? आपने देखा होगा फडणवीस जी को मध्य प्रदेश में, सॉरी महाराष्ट्र में, और अपने राजस्थान के अंदर गहलोत साहब को। ठीक है, तो ये मतलब चिपक जाते हैं, मतलब एकदम कुछ भी हो जाए। और लेकिन जो देना पड़ता है तो किसको देंगे भाई? गवर्नर को देंगे। बिल्कुल ठीक है बात है आपकी, बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल आपका, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। मतलब हर राज्य के अंदर आपने देखा होगा सीएम की पोजीशन को लेकर, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, मतलब डिप्टी सीएम नाम की एक ऐसी लॉलीपॉप है जो कि बना दी है, और जो भी ज्यादा नाटक करता है उसको लॉलीपॉप दे दो और अपने बिठा दो। हरियाणा हो गया, मतलब हर जगह पे जो है वो डिप्टी सीएम बन गए। कहीं कहीं तो 2-2 बना रहे हैं, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में 2-2 है, कहीं कहीं 3-3 बना रहे हैं। चलो भाई आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, एडवोकेट जनरल ऑफ जो स्टेट है ना, ये दोस्तों क्या होता है? राज्य सरकार का वकील होता है। समझ गए? अगर आप राज्य सरकार के खिलाफ केस करोगे तो एडवोकेट भाई साहब है जो कि आपको आएंगे, और इनको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। काम ही गवर्नर का स्टेट में यही है। समझ गए? वैसे सेंटर में कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। वैसे राज्य के अंदर कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का नागरिक बनने की शर्त नहीं है? बताओ भाई। सिटीजनशिप जो है आप कैसे, कौन तरीके से नहीं ले सकते हो? जल्दी से बताइए। सिटीजनशिप के बारे में बताइए। जो हमारे सेकंड पार्ट है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है ना दोस्तों, सिटीजनशिप को लेकर। अरे भाई आप क्या कर सकते हो? 5 तरीके से नॉर्मली क्या होता है? सिटीजनशिप है जो कि मिलती है 5 वेज से, 5 तरीके से। समझ गए? ठीक है, कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर जन्म लिया है जिसने 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के पहले, तो वो भारत का सिटीजन है, जो कि किसके द्वारा? ठीक है, डिसेंट के द्वारा कहलाता है। 10 दिसंबर 1992 से पहले। समझ गए मेरी बात? तो पहला प्रावधान तो ये है, अगर उसके पेरेंट्स क्या है? भारत के सिटीजन है तो। ठीक है, दूसरा, अगर उसका जन्म ही भारत के अंदर हुआ है तो उसको भाई देना पड़ेगा 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद में अगर भारत में उसका जन्म हुआ है तो। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, नेचुरलाइजेशन क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि आपको सर्टिफिकेट देती है। ओके, और अक्वायर्ड प्रॉपर्टी अक्वायर करके ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो भाई, सिंपल सी बात है। डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 तरीके और है, 3 तो लिखे हुए हैं। एक है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, चौथा जो है
वो है आपका रजिस्ट्रेशन के द्वारा, आप रजिस्ट्रेशन करवा के ले सकते हो। और पांचवा जो तरीका है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। कल को भारत मान लो तिब्बत को अपने कब्जे में ले ले, तो भाई क्या हो जाएगा, तिब्बत के लोग भी तो हमारे भारत के सिटीजन बन जाएंगे ना। तो अगर टेरिटरी भारत ने कोई एक्वायर ले लिए, अंडर में ले लिया अपने, तो भी उनको मिल जाएगा। न्यू टेरिटरी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना लेती है तो वहां के सारे लोग जो है भारत के अंदर आ जाएंगे। समझ गए। अगला सवाल, भारतीय संविधान ने एकल नागरिकता की अवधारणा को डैश से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिए भाई, जल्दी से बता दो। अरे भाई हाँ ठीक है, प्रभा चौधरी, स्पोर्ट्स का अलग से करवा दूंगा, डोंट वरी। जीतालाल अंजलि को मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, आंसर यहां पे क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, यूके ब्रिटेन से हमने जो है सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है जो कि लिया है। मंत्रियों की राज्य की परिषद का प्रमुख कौन होता है। ठीक है, यूएस में भी क्या होती है, डबल चलती है सिटीजनशिप, ऑस्ट्रेलिया में भी डबल चलती है। ठीक है, जापान का मेरे को पता नहीं है, और यूके में सिंगल है। यहां पे मंत्रियों की राज्यों की परिषद का प्रमुख कौन होता है भाई, जल्दी से बताओ बताओ भाई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड सेंटर के अंदर तो कौन होता है, प्रधानमंत्री साहब होते हैं। उसी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो राज्य के अंदर उनका हेड कौन होगा, सीएम होगा। लेकिन साथ में राज्यों की जो परिषद है ना, उनका हेड भी कौन होगा, सीएम ही होगा। तो सी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय के बारे में सही है, बताओ भाई। उच्च न्यायालय के बारे में कौन सी बात सही है, हाईकोर्ट के बारे में। साथ में गाइस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपने शेयर नहीं किया है तो। ठीक है, और वाईफाई टेस्ट है जो कि आपको रेफरल कोड यूज करना है अगर आप अनअकैडमी के ऊपर रेलवे का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो। चलिए, यहां पे आपका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार होते हैं उसके, समझ रहे हो। राज्य में कोई भी नाटक हो गए तो मूल हो गया, सेशन कोर्ट से आप हाईकोर्ट में जा सकते हो, अपील हो गई। न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है ओके वो भी मिलता है, और साथ में कोर्ट ऑफ लॉ के रूप में कार्य करता है। तो डी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। अगला है, हाईकोर्ट ने लेख के तहत रिट जारी करी है। रिट भाई हाईकोर्ट में किसके तहत होती है, आंसर करो भाई, क्या होता है। बिल्कुल सही आंसर है, 226 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के द्वारा। ठीक है, और हाई कोर्ट के अंदर जाओगे 226 के द्वारा। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा लेख न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करता है अपॉइंटमेंट, एक ही आदमी है जो अपॉइंटमेंट करने वाले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा, 217 आर्टिकल आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट की अपॉइंटमेंट की है ना। ठीक है, 200 की लाइन के अंदर है तो ऑब्वियसली आप हाईकोर्ट समझ सकते हो। लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, लोकायुक्त के बारे में बताइए। लोकपाल होता है सेंटर में, लोकायुक्त होता है राज्य में। लोकपाल होते हैं सेंटर में, ठीक है, और लोकायुक्त जो होते हैं वो होते हैं राज्य में। महाराष्ट्र दोस्तों पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त की जो है एस्टेब्लिशमेंट किया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब लागू हुआ, ये तो काफी मुश्किल सवाल हो जाएगा आप लोगों के लिए। आंसर मैं बता देता हूं, जनवरी 2013 के अंदर इसको लागू है जो कि किया गया था। समझ गए। घोष साहब जी है जो कि अपने मालूम है ना अभी लोकपाल बने हुए। लोकपाल और लोकायुक्त नहीं, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, बताओ भाई। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा। राज्य का मामला है, अभी राज्य का मामला है तो सिंपल सी बात है, गवर्नर साहब ही करेंगे, और कौन करेगा। लोकायुक्त राज्य में, तो राज्य का तो गई गवर्नर साहब ही है जो कि अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर एनटीपीसी का बूस्टर ज्वाइन करना है, अरे भाई 20 सेकंड के लिए थावस रख लो,
या फिर आपको कंप्लीट कोर्स करना है ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, 111 टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, मेरा जीके का कोर्स चल रहा है जिसमें मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, करंट अफेयर ये सब पढ़ाने वाला हूं आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी क्लासेस मिल जाएगी। वाईफाई टेस्ट है जो कि आपको रेफरल कोड यूज करना है, 10% ऑफ, और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी जो भी चल रही है। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ओपन करनी है, फिर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, जैसे कि रेलवे आपका गोल है। उसके बाद में आप यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, फिर 12 महीने पे जाइए, क्योंकि मात्र 400 रुपए पर मंथ है जो कि आपके लगेंगे। एनटीपीसी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, ग्रुप डी भी आएगा, तो साल भर तो लग ही जाएगा सारे एग्जाम देने में। रेफरल कोड के अंदर आपको यहाँ पे वाईफाई टेस्ट है जो कि डाल के आपको अप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।